हाँ, तो आज हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में क्लास 6 के चैप्टर 10 के बारे में, जिसका एक पार्ट कंप्लीट कर रखा है। यहाँ पर कुछ टॉपिक बचे रह गए थे जिसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पीछे हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था सरकार के 3 स्तर, उसके कुछ पॉइंट बचे रह गए हैं। सरकार के 3 स्तर की अगर बात करें हम, तो राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार होती है जिसको संघ सरकार भी कहते हैं। राज्य स्तर पर यानी कि देश को शासन की सुविधा के लिए कई राज्यों में बांटा गया है और उन राज्यों में भी एक सरकार होती है जिसको राज्य सरकार कहते हैं। स्थानीय समस्याओं को मुद्दों को सॉल्व करने के लिए स्थानीय सरकारों का गठन किया जाता है, जो कि नगरों के लिए नगर निकाय और ग्राम स्तर के लिए ग्राम निकाय के रूप में, ग्राम सभा के रूप में जाना जाता है। इन सब चीज़ों पे हमने एक अध्ययन किया था। अभी हम यहाँ पे अगर एक बार फिर से देखें तो हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेंगे कि न्यायपालिका की अगर बात की जाए, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से प्रेरित यह व्यवस्था है। इसका मतलब ये है कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका यानी कि कानून को बनाना, कानून को लागू करना, और कानून को लागू करने में अगर अन्याय हो रहा है या फिर किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति का, किसी नागरिक का अगर उसके अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसे न्याय दिलाने के लिए न्यायपालिका का गठन किया गया है। ये तीनों अलग अलग निकाय शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को पोषित करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे न्यायपालिका की, जो कि अखिल भारतीय स्तर पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है, जो कि दिल्ली में स्थित है, और राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय होते हैं जो एक या एक से अधिक राज्यों के लिए उनका क्षेत्राधिकार उपलब्ध कराया जाता है। विधायिका की बात करें यानी कि एक ऐसा संगठन, एक ऐसा संस्थान जो विधान बनाता है, कानून बनाता है, उसे हम विधायिका कहते हैं। यह भी 2 स्तरीय होता है, एक राष्ट्रीय स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर संसद होती है जो कि 2 सदनीय होती है। इसके ऊपरी सदन को राज्यसभा कहते हैं और निचले सदन को लोकसभा कहते हैं। इसी प्रकार से अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों का भी अपना अलग अलग विधानमंडल होता है। तो राज्य स्तर पर इनको राज्य की विधानसभा कहते हैं। और विधानसभा जो है, ये भी विधानमंडल जो है वो अधिकांशतः 2 रूप में होता है। किसी राज्य में 1 सदनीय विधानसभा होती है और किसी राज्य में या कुछ राज्यों में 2 सदनीय विधानसभा होती है। तो 2 सदनीय विधानसभा वाले राज्यों में ऊपरी सदन विधान परिषद कहलाता है और निचला सदन जो है वो विधान सभा कहलाता है। तो इस प्रकार से हम बात कर रहे थे। यहाँ पर अगर बात करें हम तो हाँ, तो अगर हम बात करें सदन क्या होता है। सदन ऐसी सभा जहाँ पर, सदन क्या है, एक ऐसी सभा जहाँ पर कानूनों पर चर्चा होती है, उसे क्या कहते हैं, सदन कहते हैं, है ना। यानी कि औपचारिक का क्या मतलब होता है, औपचारिक का मतलब है कि जो प्रोटोकॉल के दायरे में आता हो। जैसे औपचारिकता, हमारे यहाँ राष्ट्रपति और राज्यपाल वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख नहीं होते। विशेष परिस्थितियों में उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, पर वे सामान्यतः केंद्र या राज्य सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इस प्रकार से अगर हम कार्यपालिका की अगर बात करें तो कार्यपालिका भी संघ सरकार और राज्य सरकार होती है। संघीय स्तर पर भारत के राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख होते हैं और तीनों सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं। इनके द्वारा संचालित होती है और प्रधानमंत्री इनको सहायता देने के लिए होते हैं। प्रधानमंत्री जो है कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख भी होता है। राज्य सरकार की अगर बात करें तो राज्यों में राज्यपाल औपचारिक प्रधान होता है और मुख्यमंत्री जो होता है वो कार्यपालिका का प्रधान होता है। इस प्रकार से राज्य सरकारों में कार्यपालिका का संचालन किया जाता है। अगर कार्यपालिका के कार्य और दायित्व की बात करें तो जैसे कि केंद्र सरकार में, संघ सरकार में रक्षा हो गया, मुद्रा, संचार यानी कम्युनिकेशन हो गया, टेलीफोन, डाक, तार, पोस्ट, ये सब, परमाणु ऊर्जा है, विदेशी मामले हैं यानी कि फॉरेन अफेयर्स हैं, भारत का दूसरे देशों के साथ या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ किस प्रकार का संबंध होगा, यह तय करना केंद्र सरकार का विषय है। अंतर्राज्यीय वाणिज्य की बात है, शिक्षा की बात है, राष्ट्रीय नीतियों के प्रतिपादन की बात है, ये सब संघ के मामले हैं। इसी प्रकार से अगर राज्य की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस है ना, राज्य स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना, उनको अपनाना, जन स्वास्थ्य की बात, शिक्षा का समन्वयन और कृषि तथा सिंचाई, ये सब स्थानीय सरकार यानी कि ये सब
राज्य सरकार का विषय हैं, यानी कि राज्य सरकार इनके पर काम करती है। हम यहाँ पर भारत की महान विभूति, भारत के राष्ट्रपति, सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक, एक महानतम व्यक्तित्व डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर तमिलनाडु के रामेश्वरम के एक सामान्य परिवार में इनका 1931 में जन्म हुआ था। एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। मिसाइल कार्यक्रम का इनको जनक माना जाता है और इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में देश को सुशोभित करते रहे। सर्वोच्च प्रतिष्ठित पद पर रहते हुए भी वे अच्छी शिक्षा और नई खोज के प्रति अपनी गहरी रुचि के कारण जनमानस, विशेषकर युवाओं से बहुत गहराई से जुड़े थे। आप समझते हैं, सामाजिक कार्यों के प्रति उनका लगाव, समर्पण और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता जैसे अनेक गुणों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। उन्होंने भारत के युवाओं को अपने सपनों को साकार करने के लिए बड़े स्वप्न देखने और कठोर परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहित किया। डॉक्टर कलाम ने यह दिखाया कि भले ही राष्ट्रपति के रूप में उनकी स्थिति सांकेतिक है, फिर भी वे असंख्य लोगों के जीवन को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आइए उनके कुछ प्रेरणादायक विचारों पर चर्चा करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, उनके कई सारे महत्वपूर्ण विचार यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है, आकाश की ओर देखिए, हम अकेले नहीं हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड हमारा मित्र है। जो लोग ऊंचे सपने देखते हैं और उसके लिए काम करते हैं, वह उन्हें सर्वोत्तम सहायता देने के लिए तत्पर रहता है। दूसरा है, अपने लक्ष्य में सफल होने के लिए अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित निष्ठा रखिए। यदि असफल होते हैं तो भी हार नहीं मानिए। FAIL का अर्थ है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी कि सीखने की दिशा में पहला प्रयास। अंत नहीं है। वास्तव में END का अर्थ है इफोर्ट नेवर डाइज, अर्थात प्रयास कभी निरर्थक नहीं होते। यदि आपको उत्तर में ना NO मिलता है तो इसका अर्थ है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अर्थात अगले अवसर के लिए तैयार रहें, सदैव सकारात्मक रहें। स्वप्न के बारे में इन्होंने कहा है, स्वप्न का अर्थ सोते समय स्वप्न देखना नहीं, बल्कि स्वप्न वह हैं जो आपको सोने ना दें। यदि 4 बातों का ध्यान रखें, बड़ा लक्ष्य रखना, ज्ञान हासिल करना, कठिन परिश्रम करना और सतत प्रयास करना, तो कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। तो ये 4 महत्वपूर्ण कोट हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम जी के थे। अगर इन्हीं बातों को हम आगे बढ़ाते हुए लोकतंत्र पर चर्चा करते हैं। लोकतंत्र होता क्या है कि आपने देखा होगा कि हमने इससे पहले जनप्रतिनिधियों की बात की थी। तो जनप्रतिनिधि क्या हैं? वह लोग जो जनता की बात कहीं पर रखते हैं, उनकी बातों की, है ना, उनकी बातों का समर्थन करते हैं। विश्व के अधिकांश देशों ने शासन प्रणाली की नींव के रूप में लोकतंत्र को अपनाया है। इसका अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी है, जो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों डिमोस अर्थात लोक यानी कि पब्लिक और क्रेटोस अर्थात शासन एक एडमिनिस्ट्रेशन से मिल करके बना हुआ था। डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ हुआ लोक शासन या गणतंत्र यानी कि लोगों का शासन। तो लोकतंत्र का एक आम बोलचाल की भाषा में सबसे सुप्रसिद्ध जो परिभाषा है वो क्या है कि लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। परंतु क्या सभी लोग एक साथ शासन कर सकते हैं? स्पष्ट रूप से जाहिर सी बात एक संभव नहीं है ना। मान लीजिए कि आपकी कक्षा की किसी समस्या को विद्यालय के प्रधानाचार्य के ध्यान में लाना है, जैसा कि आपकी कक्षा में कोई समस्या है, अथवा विद्यालय के बुनियादी ढांचे में कोई समस्या है, अथवा संभवतः आप अपने क्षेत्र भ्रमण की किसी तिथि को प्रस्तावित करना चाहते हैं। इस स्थिति में क्या पूरी कक्षा प्रधानाचार्य के पास जाएगी? स्पष्ट है कि यह व्यवहारिक नहीं होगा, परंतु बहुत से विद्यालयों में पूरी कक्षा मिलकर कक्षा के मॉनिटर या कक्षा के प्रतिनिधि का चयन करती है। यदि कोई मॉनिटर नहीं भी है तो भी किसी विशेष कार्य के लिए किसी एक प्रतिनिधि का चयन किया जा सकता है और उस प्रतिनिधि को प्रधानाचार्य के पास भेजा जा सकता है। इसी प्रकार से देश को चलाने के लिए भी होता है। यही सिद्धांत राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू होता है। चुनावों के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों का वोट देकर चयन करती है। जो संबंधित सभा के चयनित सदस्य होते हैं उन्हें प्रायः राज्य के स्तर पर विधायक तथा राष्ट्र के स्तर पर सांसद MPG समझे कहा जाता है। ये सभी चयनित सदस्य विधानसभा लोकसभा में कानूनों पर चर्चा करते हैं, समस्याओं और समाधानों पर विचार विमर्श करते हैं, मतभेद की स्थिति में एक दूसरे से संवाद और तर्क वितर्क द्वारा समस्या का हल करने का प्रयास करते हैं। किसी भी आधुनिक लोकतंत्र की तरह भारत में जनप्रतिनिधि आधारित लोकतंत्र है, यानी कि जनता के प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतंत्र है। आगे क्या लिखा है?
2024 के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लगभग 97 करोड़ मतदाताओं ने एक साथ भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। भारत में कानून के अनुसार 18 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी भारतीय नागरिकों को चुनाव में मतदान करने का अधिकार है ना। मान लीजिए कि आपकी कक्षा पिकनिक पर जाने की योजना बना रही है। पिकनिक पर जाने के 2 संभावित स्थान का और खा हैं। इन दोनों स्थानों पर जाने के फायदे, नुकसान, वहाँ उनकी दूरी, पहुँचने में लगने वाला समय, खर्च क्या आएगा, बेसिक नीड्स क्या हैं और उनकी उपलब्धता क्या है, इसका विचार विमर्श कक्षा में किया जाता है। इन स्थितियों में सभी के लिए किसी एक निर्णय पर आना कठिन हो जाता है। ऐसे में शिक्षक निर्णय लेते हैं कि मतदान से समस्या का समाधान निकल सकता है क्या। खास स्थान पर जाने वाले विद्यार्थी अपने हाथ उठाएं और उसके बाद जो विद्यार्थी खास स्थान पर जाना चाहते हैं वह अपना हाथ उठाएं। जिस विकल्प के लिए सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों ने हाथ उठाए उस विकल्प या स्थान को पिकनिक पर जाने के लिए चुन लिया जाता है। यह प्रक्रिया मतदान कहलाती है, यानी कि आपको अपना पक्ष वहाँ पे रखना है। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है जहाँ स्थान निश्चित करने में प्रत्येक विद्यार्थी की राय ली गई। आधारभूत या धरातलीय लोकतंत्र उस तंत्र की ओर इशारा करता है जिसमें सामान्य नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित और सुनिश्चित किया जाता है, जैसा कि आगे पृष्ठ में आपने देखा। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी, आपने भी यहाँ पे पढ़ा। इस चैप्टर की समरी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या क्या दिया है, सरकार और शासन के बिना कोई भी देश नहीं चल सकता, यानी कि किसी भी देश के सुचारू संचालन के लिए वहाँ पे सरकार और शासन का होना आवश्यक है, नहीं तो अव्यवस्था की स्थिति पनप जाएगी। आधुनिक सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जरा बच्चों बताओ, विधायिका क्या होती, कार्यपालिका क्या होती है और न्यायपालिका के बारे में आपने क्या सीखा। जिन्हें एक साथ कार्य करने की आवश्यकता होती है और एक साथ कार्य करने की आवश्यकता क्यों होती है। भारत सरकार 3 स्तरों पर कार्य करती है, संघीय अथवा राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर, यानी कि 3 स्तर पर होता है। सबसे ऊपर केंद्रीय स्तर पर संघ सरकार, राज्यों के स्तर पर राज्य सरकार और स्थानीय मामलों को देखने के लिए स्थानीय निकाय होते हैं। लोकतंत्र इस प्रणाली की पूरी रूपरेखा है। यह राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर चयनित प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करती है। तो बच्चा लोग, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर, कमेंट करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को, इस विचार को और इस महत्वपूर्ण क्लास को पहुंचाते रहिए। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।